आज का जो हमारा विषय है वो है फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर। और मैंने नीचे लिखा है बेसिक फाइनेंस नॉलेज। ये कोई एडवांस हाई लेवल का नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा फीलिंग होता है कि 90% लोगों को ये भी नहीं नॉलेज है। तो हम इसके ऊपर आज छोटी छोटी बातें चर्चा करेंगे। आज मैं फाइनेंस के ऊपर आपको 40 पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आप अपने जीवन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। बेसिक नॉलेज है ये, क्योंकि फाइनेंस एक अपने आप में बहुत बड़ी जंग है। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लाइफ के अंदर अ, दो जंग है। एक है पैसा कमाना, और दूसरा है कमाने के बाद इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना। ज्यादातर लोग 90% लोग जो है, जब वो कमाने लगते हैं तो उनको लगता है कि मैं सक्सेस हो गया। एक तो एक तो अमीर बनना और अमीर बने रहना, उसमें अंतर है। ठीक है, तो आज कुछ ऐसी फाइनेंस की बातें हम लोग करेंगे। ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो। और ये सबसे प्रिय सब्जेक्ट ही होगा। ऑलरेडी पैसों से बढ़िया, पैसों से इंटरेस्टेड क्या होगा। ठीक है, कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है धरती के ऊपर। तो उसके ऊपर शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहला मुद्दा है कि फिक्स द डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ बैकअप ऑफ योर एक्सपेंस। कई बार हमें इतना डर होता है कि नहीं नहीं कोई तकलीफ आ जाएगी, मुझे सेविंग करना है। बहुत कम लोग पहले तो ये विचार लेके आते हैं कि मुझे सेविंग करनी है। वो खर्च करने का विचार सबके दिमाग में होता है, लेकिन सेविंग का विचार कम होता है। लेकिन फिर भी जेंट्स के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो लेडीज सेविंग के मामले में एक स्टेप थोड़ी हमेशा ऊपर रहती है। वो चोरी छुपी छुपा छुपा के भी वो थोड़ा पैसा बचाती है जनरली। तो कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए? तो जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो 6 महीना, अगर आपका घर का खर्चा 50,000 रुपया है तो 6 महीने का बनता है 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया ही आपके पास फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो, तो आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंस नॉलेज बहुत कम है। ज्यादा पैसा फिक्स डिपॉजिट में नहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उसको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर रिटर्न मिल भी जाएगा तो वो महंगाई के सामने, अगर आप देखोगे कि 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आप अगर देखोगे मैंने तो इतने इतने रुपए की एफडी कराई थी, लेकिन वो तो पैसा बढ़ा ही नहीं। तो कहाँ से बढ़ेगा? वो महंगाई के सामने बरोबर जा रहा है। आपको दिख तो रहा है कि 10 लाख का 40 लाख हो गया, लेकिन वो 40 लाख की जो इज्जत है, जो 40 लाख की वैल्यू है, वो 20 साल के बाद भी 10 लाख के बरोबर ही है। आप ये समझो कि हर साल महंगाई भी बढ़ रही है ना। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो हमारी इनकम जो है कम से कम इन्फ्लेशन रेट से ऊपर होगी तो आपको कुछ पैसा दिखाई देगा। नहीं तो आपको एक हो ये भी हो सकता है कि आपके पास 1 करोड़ होंगे, लेकिन 1 करोड़ आज से 20 साल के बाद उसकी कोई मायने नहीं होंगे। वो 10 लाख के जितना इज्जत होगा उसका, है ना। तो फिक्स डिपॉजिट हमें कितनी रखनी? ज्यादा पैसा फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखना है। हम्म कितना पैसा रखना है? 6 मंथ। फिर से बोलता हूँ कि मेरा घर 50,000 रुपया चलता है, तो मुझे 6 महीने का फंड लेके चलना है। उसको रनवे भी बोलते हैं, कि कितना ईंधन है आपके पास, कितना रनवे है आपके पास। तो 6 महीने तक कोई टेंशन नहीं है। इतना मेरा एफडी के अंदर, अगर मेरा बिजनेस में कोई चैलेंज आ गया, मैं बुखार हो गया, या मैं बिजनेस कर नहीं पाई किसी भी कारणवश, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो तो इंसान हो, तो कोई भी चैलेंज आ गई और उस कारण से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपकी इनकम का जो फंड है, वो फ्लो, घर का रिक्वायरमेंट है 50,000 का, वो कहाँ से मैनेज होगा? तो 6 मंथ का बैकअप कम से कम होना चाहिए। उसके ऊपर ज्यादा है पैसा तो उसको अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा आगे। लास्ट में Ay, थोड़ा Ben. सवाल जवाब भी Ayan, करेंगे। Ben. Ayan, Ben. Saan पर ऐसा यार साल? मैं इसको म्यूट करने लगा हूँ। यस, क्या? ताकि कोई गलती से भी न रह जाए। हाँ, अब सब गेम ओवर। जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, रेगुलर सेविंग कैन चेंज द गेम। एकदम से कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं एकदम से अमीर हो जाऊंगा। एकदम से अमीर नहीं होंगे।
और यकीन मानिए कि अगर आप एकदम से अगर अमीर हो गए गलती से भी, तो आपके लिए घातक होगा ये। अगर गलती से कोई आपको 1 करोड़ 2 करोड़ आपको बोले, आप सोच रहे हो कि सर मुझे 2 करोड़ मिल जाए तो मैं बस शांति जीवन, गंगा नहाया, खत्म कहानी, एकदम शांति में जीवन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको उस 2 करोड़ की इज्जत नहीं मालूम, बुद्धि नहीं है तुम्हारी 2 करोड़ की, और तुम्हारा बैलेंस 2 करोड़ का हो गया है, तो तुम्हारे लिए ये विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि तुम ऐसे ऐसे फैसले करोगे, ऐसे ऐसे काम करोगे, क्योंकि जब पैसा चला जाएगा तुम उसकी शोक में पूरा जीवन निकाल दोगे। इसलिए याद रखिए, अचानक से फायदा आ गया तो वो नुकसान कारक है। मजा कब है? 10 लाख कमाया सेट कर दिया, 20 लाख कमाया सेट कर दिया, 50 लाख कमाया सेट कर दिया, 1 करोड़ कमाया सेट कर दिया। तो इस तरीके से जब आप मेहनत करके ग्रेजुअली ग्रो करोगे तो पैसों को संभाल भी पाओगे आप। एकदम से कोई फायदा आ गया तो तुम्हारी बुद्धि नहीं है इतनी। याद रखो, पैसों से जा पैसे बढ़े इससे पहले बुद्धि को बढ़ा लो। पैसे बढ़े इससे पहले बुद्धि को बढ़ा लो, क्योंकि कुछ लोग लगे पड़े हुए बुद्धि को बढ़ाने में, तुम्हारा सारा पैसा खींच के लेके जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। रेगुलर सेविंग कैन चेंज द लाइफ, कि आपका सेविंग रेगुलर होना चाहिए, चाहे थोड़ी अमाउंट हो, 500 बचा रहे हो, 1000 बचा, अमाउंट का मायने नहीं रखता, आदत मायने रखती है। क्या आपकी आदत सेविंग की है कि नहीं? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हमारी जो आदत है ना, वो सेविंग की होनी चाहिए। तीसरा है, योर लाइफस्टाइल शुड नॉट डिपेंड ऑन योर एक्टिव इनकम। हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं घर में, है ना, हम जो भी खर्चा घर के अंदर कर रहे हैं, वो खर्चा अभी राइट नाउ तो अभी हमारा खर्चा जो है वो एक्टिव इनकम पे। इनकम है ना, दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। तो क्या फर्क है दोनों में? एक्टिव इनकम का मतलब है अगर आप मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और एक्टिव इनकम का ऊपर अगर मान लो मेरी एक्टिव इनकम 1 लाख है और मेरी लाइफस्टाइल 1 लाख है, तो तुम खतरे में हो, कभी भी तुम समस्या में आ जाओगे, तुम्हें भीख मांगनी पड़ जाएगी कभी भी कोई चैलेंज आ गई तो हमें एक्टिव इनकम 1 लाख की है ना, तो हमारा घर खर्च जो है वो 30 35 40 में सेट करो, या 50 में, ऊपर से 50 जो है उसको सेव करने की कोशिश करो, बचाने की कोशिश करो। और अगर आपकी पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? दो प्रकार की इनकम मैंने बताई, एक्टिव और पैसिव, जिसमें जैसे भाड़ा की इनकम, या आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए हैं, आपका पोर्टफोलियो इनकम है, ब्याज में, ब्याज से पैसा आ रहा है, आपको 1 लाख रुपया कोई मेहनत करो कि ना करो आ ही रहा है, तो वो आपकी पैसिव इनकम है। और अगर आपकी जीवन धोरण, आपका लाइफस्टाइल पैसिव इनकम के ऊपर आ गया तो तुम अमीर हो, तुम बहुत अमीर हो। ठीक है। तो हमें धीरे धीरे हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम जो कपड़े खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, खाना खाते हैं, जो भी चीजें हैं, वो डिपेंड होनी चाहिए पैसिव इनकम के ऊपर, ना कि एक्टिव इनकम के ऊपर। ये हमेशा याद रखना। यू मस्ट हैव मेडिकल इंश्योरेंस। चौथा मुद्दा, कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। कुछ लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी समस्या है, कि वो बड़ी मुश्किल से 2 5 10 10 रुपया, 2 5 10 रुपया, 2 5 10 रुपया ऐसे बचाते हैं, और 1 लाख रुपया आपने इकट्ठा कर दिया, 2 लाख कर दिया, सिर्फ एक बीमारी हुई आपको, मुलाकात हो गई डॉक्टर के साथ, कि कोई भी चैलेंज आ गई, डॉक्टरी चैलेंज आ गई, और आप गए डॉक्टर के पास, तो घटिया से घटिया वो आपसे 1 लाख 2 लाख की तो कोई इज्जत नहीं आज की तारीख में। आपका सारा सेविंग डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका सारा सेविंग डॉक्टर खींच के लेके चला जाएगा। इसके लिए याद रखो कि आप जो है मेडिकल जरूर लो, 100% इसको लेना चाहिए। नहीं है तो आपको, मैं, आज की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, आपका सारा सेविंग खलास हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल की सेविंग जीरो हो जाएगी, अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो। और उसमें भी 2 3 प्रकार के होते हैं, कैशलेस होते हैं, और जिसमें आपको पैसा नहीं देना होता है, सीधा हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाइए। ठीक है। दूसरा होता है कि आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटलाइज हो जाइए, और पैसा देना है, जितना खर्च हुआ है उतने का बिल दे दीजिए, आपको पैसा आएगा। दो तरीके से, कैशलेस है तो कैश नहीं देनी पड़ती, और कैश नहीं है तो आपको कैश देनी पड़ेगी। तो आप बढ़िया सा
अपने किसी भी फैमिली मेंबर का सलाह सूचन करके बढ़िया सा मेडिकल इंश्योरेंस आज के जमाने में कंपलसरी है। नहीं तो आपके लिए ये आज फॉरेन कंट्री जैसा इंडिया में भी हाल हो गया है कि बहुत महंगा पड़ जाएगा। जितना आप बढ़िया कर सकते हो, 5 लाख 10 लाख, मिनिमम शायद 5 लाख का आता है, फिर 10 लाख का भी आता है, 20 लाख 50 लाख तक आप कर सकते हो मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं, डोंट मिक्स द इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। कभी भी इंश्योरेंस को कभी भी इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा मत करो। हम्म। एक सेकेंड। कभी भी इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा मत करो। होता क्या है, गलती, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हमें इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योर करना, खुद की जान की इंश्योर करना। मुझे आने वाली कोई मुसीबत है तो उसके इंश्योर करना, उसका नाम इंश्योरेंस है। अब वो चाहे आदमी का हो, गाड़ी का हो, या बाइक का इंश्योरेंस हो, या घर का इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस का मतलब यही होता है, इसका कुछ नहीं। ज्यादातर 95% लोग जो है लालच करते हैं और ये चक्कर में रहते हैं कि सर कोई ऐसा चीज बताओ ना इंश्योरेंस का कि जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाए और वो मेरा इंश्योरेंस भी रहे लेकिन मुझे पैसा वापस मिल जाए, मुझे कुछ ना हो तो। यकीन मानो कि इस लालच के कारण वो लोग, उनके पास जो है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, दो प्लान आपको दे देते हैं, दिमाग आपको समझ में नहीं आता है। एक तो प्योर आपका इंश्योरेंस होता है, और साथ में एक और थमा देते हैं, जैसे 1,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है ना, तो दूसरा 1,000 रुपये का वो कुछ इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, फिर आपको दिखा देगा देखो सर आपका पैसा वापिस आ गया। है ना? तो आप पहले से आज ही डिसाइड कर लो। ये जो ज्ञान की जो आप डिस्कशन हो रहा है ना, ये वर्षों का अनुभव बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए का नुकसान करके, बहुत धोखा खा के, काफी किताबें पढ़ के ये समझा रहा हूँ आपको। इसको आप नजरअंदाज मत करिएगा। नहीं, जिस दिन जाएगा पैसा इस दिन याद करोगे कि सर सही बोल रहे थे। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी मिक्स मत करियो, मत करो, लोगो मत करो। जो पैसा इंश्योरेंस का है उसको भूल जाओ, वो वापस नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो प्रीमियम कम रहता है, उसकी भुगतान कम रहती है। जब भी आप ये डायलॉग मारते हो ना कि मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए सर, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे आपको आपके साथ बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसलिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को हमेशा, और एजेंट कभी भी आपको सही सलाह नहीं देता है, ये बता रहा हूँ। कई बार मतलब अपने एक छोटे से कमीशन के लिए आपकी लाखों रुपए की बलि चढ़ जाती है, और आपको पता चलता है 5 साल के बाद कि 10 साल के बाद कि गलत जगह पे पार्क हो गया है पैसा। वो छोटे से कमीशन के लिए आपको सूली पे टांग देगा। इसलिए जब भी कुछ करो तो अपने घर के कोई जो जानकार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, इनसे डिस्कस करके करो। और मेरा गोल्डन लाइन याद रखना कि कभी भी इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा मत करो। लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस लिया है और पैसा बच रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चांदी में पैसा लगा सकते हो, आप सोना ले सकते हो, ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, या आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू हैव अ टर्म प्लान फॉर इंश्योरेंस। टर्म प्लान इंश्योरेंस के लिए अगर आपका मन में जागा है कि सर मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो लेना है तो टर्म प्लान ले। और अगर तुम गरीब हो, तकलीफ में हो, और तुम्हारे पास इतना क्षमता भी नहीं और कैपेसिटी भी नहीं कि तुम्हें टर्म टर्म प्लान भी नहीं मिलता है तुम्हें, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो लोग तुम्हें टर्म प्लान ही नहीं देते हैं। हम्म? तो तुम्हें सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट की छोटी मोटी स्कीमें चलती है वो कार्ड जरूर निकाल लेने चाहिए, माँ कार्ड या जो भी कार्ड चलते हैं, आयुष्मान कार्ड, पता नहीं क्या क्या कार्ड चलते हैं सरकार के, तो वो लेने चाहिए। इसमें शर्माने का नहीं है, जब अपने पास पैसा नहीं है तो लेके रखो। आज का जमाना बहुत महंगाई है, डॉक्टर के पास गए तो लाख 2 लाख की 5 लाख की कोई इज्जत नहीं है। तो ट्राई टू हैव ए टर्म प्लान। इंश्योरेंस की बात आती है तो टर्म प्लान क्या होता है कि उसका प्रीमियम वापिस नहीं आता है, जो भरा वो गया। लेकिन फायदा ये होता है कि 1 करोड़ का टर्म प्लान अगर आप लोगे, टर्म प्लान 1 करोड़ का, कि मर गए तो पैसा मिलेगा, जिंदा रहे तो 1 रुपया वापिस नहीं आएगा। तो इसको समझना है कि ठीक है चलेगा कि मैं जिंदा हूं तो पहले 1 करोड़ का
लगभग 15-20 हजार रुपया शायद साल का आता है, एक साल का। 1 करोड़ का 15 से 20 हजार रुपया, अभी बढ़ गया होगा, अभी बढ़ गया होगा। लेकिन इतना ही टर्म प्लान का अमाउंट होता है। लेकिन यही प्लान एंडोमेंट प्लान लेने जाओगे 1 करोड़ का, तो शायद मुझे लग रहा है कि 20 लाख या 30 लाख प्रीमियम आ जाएगा आपको। ठीक है, और वो आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, देखो हम आपको फ्यूचर में 7 से 8% देने वाले हैं या दे रहे हैं। लेकिन मैं क्यों 8% लूँ, जब म्यूचुअल फंड में सीधा 15-16% से 20% तक जा सकता है, मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिए, इंश्योरेंस तो पहला मेडिकल होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपका टर्म प्लान होना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए। इंश्योरेंस में टर्म प्लान रखो और कुछ मत रखो, एक बार 1 करोड़ का लेके खत्म कर दी बात, अभी इंश्योरेंस के बारे में सोचना ही नहीं। मैं सोचूंगा ही नहीं। अब जो भी सोचूंगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैं इंश्योर हो चुका हूँ। हर रोज कोई आदमी आके मुझे नई पट्टी पढ़ाता है, हर रोज कोई आदमी आता है मुझे नई कहानी सुनाता है, अब ये हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमका। नहीं, मैं इंश्योर हो गया हूँ, एक पॉलिसी मैंने ले ली है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। परस्यू योर लग्जरियस फ्रॉम पैसिव इनकम, परचेज योर लग्जरियस, जो भी आपकी लग्जरी है। अब दूसरी बात कि इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए जनरली। जनरली इंश्योरेंस आपको कितना लेना चाहिए, जितना आपका रिस्क है। अगर मैंने 1 करोड़ का रिस्क उठाया है जीवन में, तो मैं 1 करोड़ का कम से कम लेना चाहिए। दूसरा, इंश्योरेंस के अंदर जब आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हो, तो इंश्योरेंस टर्म प्लान लेते हो पैसा, तो टर्म प्लान में एक लाइन होती है जो फ्री में होती है, क्लोज होता है। कुछ इंडियन मैरिड वुमन करके एक एक्ट होता है, टिक करा दो उसको। वो टिक करने का फायदा ये होता है कि मैंने बैंकों से 1 करोड़ का लोन लिया है और 1 ही करोड़ रुपया मेरे को वापस आया, तो बैंक सारा पैसा लोन के वापस खींच जाएगा। लेकिन अगर वो टिक किया हुआ है मैंने, तो वो पैसा सिर्फ मेरी वाइफ को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो छोटी सी टिक मार्क होती है, उसकी जानकारी प्राप्त करो, अगर किसी के पास टर्म प्लान है तो पता करो। परचेज योर लग्जरियस फ्रॉम, जो भी लग्जरी खरीदनी, अच्छे महंगे मोबाइल खरीदना है आपको, अच्छी गाड़ी खरीदनी है महंगी, महंगा घर दिखाना है आपको, फॉरेन ट्रिप, घर महंगी महंगी, जो भी आपके शौक है, वो पैसिव इनकम से आपको धीरज रखना पड़ेगा। लोगों को फटाफट चाहिए, धीरज की कमी है। ठीक है, कुछ 5 साल अगर संयम रख ले और एक लेवल को पार कर ले, तो कार्यक्रम बन सकता है, फिर आपका टेंशन नहीं है, फिर आप जीवन भर अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। ठीक है, परचेज योर लग्जरियस फ्रॉम पैसिव इनकम, कोशिश करो। ट्राई टू कीप 2 अकाउंट्स फॉर सेविंग, ये सबसे बड़ी और जरूरी बात है। सबसे जरूरी बात है कि हमेशा 2 अकाउंट रखने की चाहिए। आप अब 2 अकाउंट रखो, एक अपने बिजनेस अकाउंट है, दूसरा सेविंग अकाउंट है। पहला बिजनेस, दूसरा सेविंग। जो पैसा सेविंग में चला गया उसको छूने का नहीं, वो तुम्हारा है ही नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे पैसे बचाने हैं, तो थोड़ा सा आपसे आपका जो बिजनेस अकाउंट है, अब जैसे मैंने मुझे पता है कि भाई मैं महीने का 50 हजार का माल बेचती हूँ, ये मुझे पता है। तो 50 हजार का माल अगर आप रिटेलिंग करते हो, क्योंकि जो खर्चा आप पार्लर से कमाते हो, सलून से कमाते हो, वो पैसा तो आपका जीरो हो जाता है, घर चलाने में, सलून चलाने में, पगार बांटने में बचता ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, अभी आपका आपने एक नया रिटेलिंग शुरू किया, 50 हजार कर रहे हो, आप 25 हजार भी कमा रहे हो। लेकिन होता क्या है कि एक्स्ट्रा कमाई का जो प्रॉफिट हुआ वो सलून में डाल दिया, सलून का प्रॉफिट इधर डाल दिया, ये लफड़ा हो गया, उस कारण दोनों मिक्स हो गया। तो आपको, अगर आप में संयम नहीं रहेगा, ये बहुत तगड़ा संयम चाहिए, और मेरा मानो नहीं रहेगा, तो आप गवर्नमेंट की कोई बैंक में 2 अकाउंट खुला लीजिए। एक का, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस 1 हजार रुपया ही होता है। तो वहां से फायदा क्या हो जाएगा आपको, कि जब भी आपका सीजन अच्छा आया, सीजन में आपने खूब कमा लिया, अब आपको लगता है नहीं, इस सीजन का मैं 1 लाख रुपया सेविंग करूंगी, तो उठा के डाल दो सेविंग में, सेविंग अकाउंट में। आपका दूसरा 2 अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है जिसमें पार्लर का आना जाना रहता है, दूसरा है सेविंग का। एक ही रास्ता होना चाहिए, बाहर नहीं निकलेगा पैसा, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ सेविंग की तरफ ही जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आपका संयम बना रहेगा, और यही आपको मतलब 5 साल में, नहीं तो आपका ख्वाब जो है ना करोड़पति बनने का, ख्वाब ही रह जाएगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 1% लोग संयम वाले होते, सिर्फ एक भी, ज्यादा बोल रहा हूँ। इतना जानकारी लेने के बाद भी तुमसे इतना छोटा काम नहीं होगा, इतने आलसी हो आप। आलसी तो नहीं है, सीरियस नहीं हो लाइफ के प्रति, मजाक समझ रहे हो। ठीक है, जैसे खून निकलता है तो डॉक्टर के पास जाना होता है, तो अमीर बनना
पैसा कमाना बहुत सीरियस काम है, नहीं कमाओगे तो इसकी कीमत रोज चुकानी पड़ेगी तुम्हें, डेली। ठीक है। तो दो अकाउंट रखो, एक अपना रेगुलर अकाउंट जो बिजनेस अकाउंट है, और दूसरा उधर। दूसरा, मैं तो बोलता हूँ दो की जगह पे तीन होता है तो तीन, तीन रखो। कि आप जो पार्लर का जो बिजनेस का आना जाना है, अब वो पैसा कहीं और लग गया, या जो पैसा तुमने कहीं और से कमाया था ऑक्सीजन की रिटेलिंग से, वो तुमने पार्लर में लगा दिया है। ठीक है। अब वो रोटेशन नहीं रुकना चाहिए, जिस कारण अब मुझे पता लग गया कि मेरी कैपेसिटी, मेरा सलून पार्लर की कैपेसिटी 50,000 की है, तो मैं 50,000 का ही माल रोटेट कर रहा हूँ। तो 50,000 का माल घुमाने के लिए कूपन वगैरह का आप फायदा उठा लेते हो, तो लगभग 30-35,000 ही चाहिए, 50,000 भी पूरा नहीं चाहिए आपको। कूपन में सब मिलने वाला है, आपको पता है ये सब कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से शायद 30,000 या 25,000, शायद शायद मुश्किल से 25,000 रुपया ही चाहिए आपको 50,000 का सर्कल को घुमाने के लिए। वो 25,000 छूना ही नहीं है। बिजनेस रन करने के लिए तीसरा अकाउंट रखो। तीसरे अकाउंट में उस पैसे से सिर्फ बिजनेस रन होगा, वो छूने का नहीं है। अब हुआ क्या, 50,000 का माल बिक गया, हमें लगा 50,000 आ गया, हम खुश हो जाते हैं, खर्चा कर देते हैं। 10 इसमें डाल दिया, 5 इसमें डाल दिया, गेम खत्म, अब माल लेने का पैसा नहीं है। तो मुझे पता है 50,000 में 25,000 मेरा प्रॉफिट है, तो मैं 25,000 मेरे थर्ड अकाउंट में डाल दूंगा, बिजनेस रनिंग अकाउंट में, बिजनेस चलाने वाले अकाउंट में डाल दूंगा। और सेविंग 25,000 है, जो मेरे को फायदा हुआ प्रॉफिट, वो मैं डाल दूंगा मेरा सेविंग अकाउंट में, जहां से मेरी इन्वेस्टमेंट जाती है, जहां से मेरा एसआईपी जाता है, उस अकाउंट में डाल दूंगा। मैं उस अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है। तो तीन तीन कार्यक्रम हो गए। अब सलून के पास पैसा ही नहीं है, सलून वाले अकाउंट में जितना सलून से कमाया वो सलून में डालो। हाँ, तुमको लग रहा है कि 25,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा कमाया रिटेलिंग से, लेकिन 25,000 का एक मशीन ला के मैं रख देती हूँ, तो मुझे हर महीने ये मशीन मुझे जो है 2,000 रुपया कमाई करके देने वाला है। तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप वो पैसा वहां लगाइए। लेकिन जो वापिस ही नहीं आने वाला है, रूटीन खर्च, कोई भी खर्चा होता है, दो किस्म का खर्चा होता है। एक खर्चा कभी वापिस नहीं आएगा, भाड़ा, भाड़ा कभी वापिस नहीं आता है, पगार कभी वापिस नहीं आता है, लाइट बिल कभी वापिस नहीं आता है, वो वहां पैसा गायब हो जाएगा डालते ही। लेकिन हमें वो पैसा जगह पे खर्च कर रहे हैं कि भाई मशीन लेके आ, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि कास्या थेरेपी, कास की थाली होती है, वो थेरेपी लाना चाहिए आपको। वो एक अच्छी इनकम है, 25,000 का मशीन है खाली, 1,000 रुपया भी रोज की कमाई दे गए आपको। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कैलकुलेशन अमाउंट पे मत जाओ, रिटर्न पे जाओ, परसेंटेज पे जाओ, कितना बड़ा फायदा होता है। तो अपने अकाउंट्स को तीन अकाउंट्स में रखो। जो पैसा आपका प्रॉफिट है कि ये मुझे बचाना है सेविंग भविष्य के लिए, मुझे रिटायर होना है, तो उसको अलग अकाउंट में डालो, उधर नजर नहीं करने का, उधर से सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाएगा। दूसरा बिजनेस चलाने के लिए एक अकाउंट, और तीसरा मेन अकाउंट जहां से तुम्हारा इनकम आता जाता है, तुम कार्यक्रम करते रहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संयम चाहिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी लोगों की हो जाती है कि वो मतलब रिटेलिंग का पैसा इधर डाल देते हैं और उधर का पैसा इधर डाल देते हैं। सीजन में पैसा आता है आपको, तो आप तो हवा में होते हो, सब मैनेज कर लेंगे, सब देख लेंगे, लेकिन बाद में वो मैनेज ही नहीं हो पाता है। तो जहां से मुझे हर महीने, वो मशीन है तुम्हारी, वो 30,000 रुपया आपने जो बिजनेस रोटेशन के लिए साइड पर रखा है बिजनेस के लिए, वो मशीन है तुम्हारी, वो पैसा एक मशीन है। वो साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये पकड़ के, साइकिल का पैसा यूज किया, डिस्टर्ब किया, तो वो तुम्हारी इनकम पे सीधा असर कर रहा है। तो दो अकाउंट रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेवर स्टॉप योर कैश फ्लो। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा कैश फ्लो बंद नहीं होना चाहिए। मतलब होता क्या कि मैंने एक लेवल पार कर दिया, एक लेवल से ऊपर में चला गया, तो भी मेन इनकम जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर जीवन भर पैसा कमाया, क्रिकेट से क्रिकेट से शायद उसने 10 करोड़ कमाया होगा, लेकिन एडवर्टाइज करके वो 200 करोड़ कमाया होगा, 500 करोड़ कमाया होगा, लेकिन उसने कभी क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया। अमिताभ बच्चन आज भी बहुत सारी कार्यक्रम करता है, लेकिन मेन इनकम सोर्स बंद मत करो अपना। आपका जो कैश फ्लो है, अगर कुदरत ने मेहरबानी हुई है और आपने मेहनत करके कोई एक कैश फ्लो सेट किया है, कैश फ्लो मतलब एक इनकम, कि सर मैं पार्लर पे, मेरा सैलून पे, मेरे को यहाँ से हर महीने 20,000 आ ही रहा है सर, तो आने दो ना भाई, उसको छेड़ो मत। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ चुका है, फंड आ चुका है, ठीक है, लेकिन इसको छेड़ो मत, इसको हम काम पे लगाएंगे। यूं, इज दिस द लोन गुड और बैड? कि लोन जो, इज द लोन गुड और बैड, लोन लेना सही बात है कि गलत बात है, जो क्वेश्चन है।
कि लोन लेना सही बात है कि गलत बात है, हमें लोन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि लोन के बगैर तुम बड़े नहीं बन सकते। जो आदमी बैंक का पैसा, तुम अपने पैसों से कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें अमीर तब बनोगे जब तुम बैंक का पैसा इस्तेमाल करने में मास्टरी लेके आओगे। ये बहुत गहरी बात है। इसको समझने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी की 10-12 किताब है, वो पढ़ लेना। और नहीं पढ़ना है तो ये लाइनें जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि जब तक हम बैंक बैंक मुझे लोन नहीं देगी, मेरे धंधे को अभी चाहिए 10, रोज फोन फोन आता है कि सर 5 करोड़ की लोन चाहिए, 10 करोड़ की लोन चाहिए आपको, आपको आपका पास हो गया फलाना ढिमका, लोन चाहिए। मुझे नहीं देंगे, वो मेरे धंधे को दे रहे हैं। धंधे को बड़ा करो, तुम खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। अंडरस्टैंड करो। तो लोन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो लोन अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, अगर मैं 12% पे लोन लेके, अब जैसे कि मैंने 1 लाख का माल उठाया लोन पे, मुद्रा लोन ले ली गवर्नमेंट की मैंने 12% से, डन हो गया। अब मुझे ऑक्सीजन इतना बड़ा मौका दे रहा है कि मैं लाख रुपए का माल अगर हर महीने घुमा दिया, चलो लाख की जगह पे 50 कर लो, 50,000 का माल अगर मैंने घुमाया, तो घटिया से घटिया मुझे 40%, में कस्टमर को 10% दूंगी तो भी मेरे को 40% आ रहा है। तो ये सौदा कितना हो गया? 40% महीने का, 12 महीने का 480% रिटर्न हो गया आपका। कौन सी बैंक देगी आपको? 12% लेके अगर तुम 24% कमाने वाले हो लोन से, तो लोन ले लो। लेकिन कोई आके, अरे ले लो तुम्हारी लोन पास થઈ गई છે ले लो, ऐसा करके चलो सर आपको कोने में पड़ा रहेगा। ये सीसी है सर, आपको जितना चाहिए उतना यूज करो। भाई साहब एक गलती मत करो। तुम्हें अगर बुद्धि नहीं है कि आने वाला पैसा का तुम क्या यूज करने वाले हो और यूज करके कितना कमाने वाले हो, जब तक ये क्लियर पिक्चर नहीं है लोन मत लेना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। याद रखना, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है लोन क्यों लेना है, और तुम फालतू का इधर उधर 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 डाल दोगे और तुम फंस जाओगे। आंसर होना चाहिए कि 12% लेके 24 कमा रहा हूं सर, तो डाल दे, ले ले। तो फिर जितनी तू इतना काम करता जा कि बस बैंकों से उठाता जा। टू टाइप ऑफ एक्सपेंस, पुअर ऑलवेज रेडी फॉर लाइबिलिटीज। खर्चे दो प्रकार के होते हैं, अच्छा खर्चा और बुरा खर्चा। अच्छा खर्चा क्या है? कि अगर मैं किसी मकान का हफ्ता भर रहा हूं, तो वो अच्छा खर्चा है, क्योंकि वो मकान की कीमत बढ़ने वाली है। लेकिन बुरा खर्चा क्या है? मोबाइल का हफ्ता, गाड़ी का हफ्ता, कपड़ों का हफ्ता, फर्नीचर का हफ्ता, ये सारे हफ्ते जो है ना, टीवी का हफ्ता, वॉशिंग मशीन का हफ्ता, एक्टिवा का हफ्ता, ये खर्चे बेड एक्सपेंस है, जो तुम्हारी दौलत लेके जाए थे धीरे धीरे, हर महीने वो दौलत लेके जाते हैं। और एक दिन वो गाड़ी, वो बंगला, मकान का तो पैसा बढ़ता है, फर्नीचर, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, ये सब का वैल्यू 5 साल के बाद जीरो हो जाता है। तो वो बुरा खर्चा है। लेकिन खर्चा भी अच्छा खर्चा रखना है, जो हमें अमीर बना रहा हो। हर रोज वो खर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन वो हमें अमीर बना रहा है, वो उसको गुड एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस भी दो प्रकार के, गुड एक्सपेंस एंड बैड एक्सपेंस। हमेशा ध्यान रखना मैं कौन सा एक्सपेंस पे जा रहा हूँ। इंप्रूव एंड फोकस ऑन मेन इनकम सोर्स। हमें हमारी जो मेन इनकम है ना, उसको बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, मीन्स योर एक्टिव इनकम वेरी इजीली। तुम्हारी इनकम सबसे जल्दी बढ़ सकती है। अब मान लीजिए पार्लर की इनकम 50,000 है, तुम बहुत जल्दी उसको लाख तक लेके जा सकते हो। बहुत जल्दी एक्टिव इनकम को तुम जल्दी बढ़ा सकते हो। पैसिव बनने में टाइम लगता है। अब मैं चाहता हूं मेरी पैसिव इनकम सर 1 लाख हो जाए, टाइम लगेगा प्रभु। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा तो 1 लाख रुपया आएगा तुझे, वो टाइम लगेगा। लेकिन एक्टिव को तो तुम जल्दी बढ़ा सकते, तुमने कोई नया कोर्स सीख लिया, तुमने कोई नई चीज डाल दी, कुछ भी बहुत जल्दी से। थोड़ा सा बुद्धि को उपयोग करोगे कि पहले मैं स्पा नहीं करवाती, अब मैं पैर भी दबाती हूँ, और दबाने का मैं 500 रुपया 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लेती हूँ। ये सर्विस पहले मैं नहीं करती थी, ये पहले मैं नहीं सिखाती थी। तो एक्टिव इनकम तुम बहुत आसानी से बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब पहले मैं रिटेलिंग नहीं करती थी, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। अब मुझे रिटेलिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए किसी भी हालत में। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। मैं शर्म और डर का त्याग करूंगी, और 5 साल, गुजराती में बोलूँ तो एकदम नफट की तरह मैं लगी रहूंगी, जब तक मेरा 1 करोड़ का बैलेंस ना हो जाए। मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे जब वो अकाउंट में पैसा होगा तो। ठीक है। तो इम्प्रूव एंड फोकस, याद रखिए, हमेशा अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने का चक्कर चलाते रहिए। नया कोर्स सीख लिया, नया कोर्स लॉन्च कर दिया,
या कुछ भी कोई ऐसा काम किया जिसमें कि पहले मैं अब यहीं पे सर्विस देती थी, अब मैंने शुरू किया है एक नया काम कि सर अभी तो एप्लीकेशन आपको मदद कर रहा है, इतना पावरफुल एप्लीकेशन बना दिया है कि आप अपने पार्लर और सलून से 1 किलोमीटर के रेडियस में आपने होम सर्विस स्टार्ट कर दिया जो पहले नहीं करते थे। हम्म। तो वहां किसी भी तरीके से एक्टिव को बढ़ाना है। टू बी रिच फर्स्ट यू हैव टू बिलीव यू कैन बिकम रिच। अमीर होने से लिए सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं अमीरी के लायक हूँ। ये ये वो बातें बता रहा हूँ, मैंने फाइनेंस के ऊपर जो भी किताबें पढ़ी है उनका निचोड़ इसमें डालने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि अमीर होने के लिए पहले आपको खुद को भरोसा करना होगा कि मैं अमीर बन सकती हूँ, बन सकता हूँ और मैं अमीर बनूंगा। ये चाहिए आपको अंदर से। बिलीव करना होगा, बिलीव। ये साइकोलॉजी गेम है, याद रखना, साइकोलॉजी। रीड एटलीस्ट कम से कम 10 किताब फाइनेंस की जरूर पढ़िए आप। आपकी इच्छा है मुझे पैसा बनाना है लाइफ में, तो जरूर पढ़िए। और मैं तो रेकमेंड करूंगा रॉबर्ट कियोसाकी की खास पढ़ना। 5 किताब तो कम से कम उसकी जरूर पढ़ना। ठीक है। कम से कम 10 बुक। अब जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो उसका तुम्हें नॉलेज भी नहीं, ना तुम इनकम, ना तुम वो नॉलेज किसी के पास लेते हो, ना तुम्हारे पास कोई ऐसा सोर्स, ना तुम्हारी कोई आदत है जो तुम्हारी फाइनेंस नॉलेज बढ़ाए। याद रखिए, गलती की तो सजा होती है लेकिन अज्ञानता की भी सजा होती है। बहुत सारी चीजें हम इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि हमें अज्ञानता का कारण ही हमें भुगत रहे। अर्निंग मनी इज बोरिंग गेम, याद रखिए, पैसे कमाना एक नंबर का बोरिंग गेम है। पैसे कमाना एक नंबर का बोरिंग है, उसमें मजा नहीं है। वड़ा पाव खाने जैसा मजा नहीं है, पिक्चर देखने जैसा मजा नहीं है, घूमने जैसा मजा नहीं है। एक नंबर का बोरिंग काम है। बस हर महीने सर रिटेलिंग करो, माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो। सर क्या सर? तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया तो जीवन भर उसको इंजेक्शन मारते रहना है, वो डॉक्टर बन गया तो एक मोची है तो उसको जीवन भर उसको जूते सीने हैं। तुम ब्यूटिशियन हो तो जीवन भर तुम्हें एक बोरिंग काम करते रहना है, क्योंकि कुछ काम के बाद उबाऊपन आता है। अब पार्ले जी बिस्किट 50 साल से बिस्किट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है सेम बिस्किट से, वो तो नहीं थकता, इसलिए वो अमीर बन गया। और हमारी समस्या कि हमें नया नया कीड़ा रहता है, हम हर 6 महीने में, 1 साल में कुछ ऐसा नया करने को मांगता है। जब वो पैसे का फ्लो, याद रखिए पैसा कमाना बोरिंग है। एक फॉर्मूला मिल गया उसको पकड़ के रखना कि भाई चलो मेरे को समझ आ गया, 50,000 का माल बेचती हूँ, 25 आ रहा है, बात खत्म, अगले 5 साल तक इसको हिलाने का नहीं, बात खत्म। तब पैसा मिलेगा तुम्हें। नया नया करने का इतना कीड़ा रहता है ना इंसानों को, बहुत। 1% लोग संयम रख पाते हैं, 1%। डोंट सो रिच बट बी रिच। कभी भी अमीरी दिखाओ मत, एक्चुअली में अमीर बनो। ये जीवन का नियम बना, अमीरी दिखाओ मत, अमीर बनो, एक्चुअली में अमीर बनो। दिखावे के चक्कर में मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। मुझे दिखाना ही नहीं किसी को, मुझे साबित ही नहीं करना है, मेरी रेस किसी के साथ है ही नहीं। मेरी रेस तो मेरे अपने जीवन के साथ है। मुझे नहीं दिखानी है मेरी किसी को, बात खत्म। अब दिखता है एकदम सुपरस्टार जैसा, जेब में 500 हजार भी नहीं है, क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। चाहे मेरा कपड़ा सादा है, लेकिन भाई साहब बात को समझो। अमीर दिखाओ मत, अमीर बनो, इतना मजबूत बनो अंदर से। गाड़ी बहुत महंगी है लेकिन बैंक में फूटी कौड़ी नहीं है। थोड़ा पैसा आता है आदमी इतना बड़ा गाड़ी ले लेता है। एक गोबा इसमें लगता है ना गाड़ी में, एक गोबा लग गया ना, तो 2 4 दिन उसको गोबे का महसूस होता है। तो अमीर दिखाओ मत, अमीर बनो। दैट्स इट। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको पकड़ के जीना। सेव द फर्स्ट, पहले बचाना सीखो फिर यूज करना सीखो। पहले क्या करना है? बचाना है कि मुझे मेरी इनकम का, प्रॉफिट का इतने मुझे बचाना है, मैं इतना ही खर्च करूंगी, उतने में ही कर। क्योंकि तेरे को तो 1 करोड़ देगा तो भी कम पड़ जाएगा। खर्च करने में तो जितना भी होगा उतना कम पड़ेगा। तो हमें अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि यही तेरा इतना ही है, इतने में जुगाड़ कर, तो ठीक है फिर इतने में ये वड़ा पाव ही खाएंगे, बर्गर अगले महीने खाएंगे। समझो बात को। तो पहले सेव करो फिर स्पेंड करो। गरीबों की सबसे बड़ी चैलेंज है, पहले खर्च करते सर वस्तु नहीं ना बचे, 1 करोड़ हो तो ना बचे, वपराई जाए, नवरू થઈ જાય બધું। यू मस्ट नो योर इनकम एंड एक्सपेंस। सबसे बड़ी गलती जो मुझे समझ आई है कि किसी को अपनी इनकम भी नहीं पता है और किसी को अपना खर्चा भी नहीं पता। आपको महीने के अंत में बैठना चाहिए और कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, ये पता होना चाहिए। जो आदमी ये डायलॉग मारता है, पैसा आया पण कहीं गया खबर ना पड़ी,
तो ये इस डायलॉग के साथ आप अमीर नहीं बन सकते। पैसा कहाँ से आया ये भी मालूम होना चाहिए, और कहाँ गया ये भी मालूम होना चाहिए, ताकि जहां जा रहा है गलत जा रहा है तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। और कहाँ से आ रहा है तो ये समझ आ गया कि अच्छा यहाँ से आ रहा है तो उसको और डबल कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि ये सेल्स करने से मेरे को ज्यादा पैसा आता है और इसमें मेरे को कम पैसा आता है, तो मैं वही ना वही पैसा मैं बढ़ा सकता हूँ। मतलब इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। और अभी इसमें एप्लीकेशन आपको मदद करेगा। अगर आपका सारा बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू रन करने वाला है तो आपको ये भी हिसाब करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन चार्ट के साथ दिखाने वाला है। यू कैन नॉट बिकम रिच ओवरनाइट, आप कभी भी अमीर रातों रात नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। जो भी अमीर हुए रातों रात नहीं हुए, वो धीरे धीरे करके ही बड़े हुए हैं, एक लंबे समय के लिए ही हुए हैं, ये याद रखना। व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स? सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है पता है? स्किल। कोई नई स्किल सीखना। नई स्किल सीख के आप जो पैसा बढ़ा सकते हो ना, सीधा जो जंप करवा सकते हो। मैंने कोई नई स्किल सीखी, अब हर महीने 10,000 रुपया अलग से आ रहा है उसका। हर महीने 10,000 अलग। अब 10,000 अलग से आ रहा है, सोचो तुमने स्किल सीखने का कितना दिया, 10,000। अब 10,000 इन्वेस्ट करके 10,000 रुपया हर महीने कमा रहे हो, तो फिर सोचो मत, अपनी खोपड़िया पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। बुद्धि पे इन्वेस्टमेंट करो, अपनी इनकम का 10% कम से कम बुद्धि पे खर्च करो, ताकि अगले साल पैसा आता रहे। गारंटी नहीं है कोई, इस साल आ रहा है तो अगले साल आएगा, कोई गारंटी नहीं, धंधे में कोई गारंटी नहीं होता है। कुछ भी होगा तेरे साथ। इसके लिए सीखते रहो हमेशा। सीखने के लिए पैसा डालते रहो, नई नई स्किल्स जो भी आती है उसको सीखते रहो। द रियल वेल्थ इज हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारा कार, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये डिसाइड करेगा कि तुम कितने वेल्थी हो। तुम गाड़ी दिखाने के लिए कि तुम सोच रहे हो कि मेरा मोबाइल है, मेरे पास महंगी गाड़ी है तो मैं अमीर हूं ना। अमीरी दिखाने की चीज नहीं है। ठीक है। इफ यू डोंट अर्न बाय हार्ड वर्क, अगर तुम मेहनत से पैसा नहीं कमाओगे जिंदगी में, तो तुम्हें एक दिन मजदूरी करनी पड़ेगी। मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत से नहीं कमाओ, ईश्वर ने मौका दिया मेहनत करने का तो मेहनत कर लो, नहीं तो तुम्हें एक दिन मजबूर होके मजदूरी करनी पड़ेगी। मन मार के काम करना पड़ेगा। ठीक है। इन ऑफ सीजन यू कैन परचेज योर क्लोथ, कि भाई हम जो खर्चे घर में खर्चे, जो जैसे कपड़ा है हमारा, घर के जो छोटे मोटे, ऑफ सीजन अगर मुझे विंटर का प्रोडक्ट लेना है तो आप समर में लीजिए, 50% डिस्काउंट में मिल जाते हैं। 50% में ऑफ सीजन में उठा लीजिए। मुझे पता है कि अभी बारिश आने वाली है, तो गर्मी में ये कहीं छाता मिल रहा है तो उठा लो। ऑफ सीजन में उठा लो, उनका सीजन आने से पहले। जो तो इससे आपको सालाना 20 से 30 हजार की बचत हो जाएगी। आप बोले सर 20-30 हजार से क्या होगा? डाल दे एसआईपी में, पता लग जाएगा तुझे क्या होगा। हर जगह से टुकड़ुक टुकड़ुक, बूंद बूंद सागर बनता है। आप एक एक ईंट रख के ही मकान बनता है, एकदम से महल नहीं बड़ा हो जाएगा आपका। इफ यू आर अर्निंग 10 लाख, डोंट बाय होम। अगर आपकी इनकम साल की 10 लाख रुपया है तो 40 लाख का मकान मत लेना। सॉरी, 40 लाख से ऊपर मत जाना। ओके। डोंट बाई होम मोर देन 40 लाख। 40 लाख से ऊपर का मकान नहीं लेना। 4 गुना, 10 का 4 गुना ही डेयरिंग करना। अगर तुम कमा रहे हो 10 लाख, डेयरिंग तुमने 1 करोड़ का कर दिया, तो मर जाओगे, फंस जाओगे, और बहुत मतलब लोचा आ जाएगा और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी आपको। देखो टाइम बहुत कम है, इसलिए छोटे डायलॉग बोल रहा हूँ, एक इसकी वैल्यू समझो। दूसरा है रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट और मिडिल माइंडसेट। तो रिच माइंडसेट क्या होता है? रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट, तीन सेट। तो पुअर स्पेंड ऑल, कि गरीब सब खर्च कर देता है। मिडिल पे लोन, मिडिल क्लास होता है वो पूरा जिंदगी लोन का किस्ता चुकाता है, और उसको शो ऑफ करना होता है, इसलिए उस चक्कर में वो पीछे रह जाता है। अमीर लोग ना, रिच सेव मनी एंड क्रिएट द एसेट, वो एसेट खड़ी करते हैं, वो एसेट खड़ी करते हैं। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट्स, याद रखिए कि आपका माइंडसेट कौन सा है, रिच वाला है कि पुअर है। जाके गरीब लोग पहला इज्जत देते हैं सिक्योरिटी को, दूसरा इज्जत देते हैं आजादी को, फ्रीडम को, तीसरा इज्जत देते हैं अमीरी को। लेकिन अमीर लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, पहला उसको अमीर बनना है, सेकंड उसको आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और थर्ड नंबर पे सिक्योरिटी है। क्योंकि उसको पता है असली पैसा ही असली सिक्योरिटी, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ पड़ा है तो साला इससे बढ़िया क्या सिक्योरिटी है। तो उसको मालूम है। अब गरीब लोगों का मानसिक है पहले सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, और सच बताऊं, गरीब के पास सिक्योरिटी होती नहीं है। उसका इंश्योरेंस भी गरीब जैसा होता है, गरीबी लोगों का गरीब इंश्योरेंस होता है।
इसलिए अमीर होना ही, एक्टिव इनकम को बढ़ाना ही चाहिए। पहले तो एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए आकाश पाताल एक कर दो आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इट्स वाइड ऑन टॉप। कहते जैसे इनकम जो होती है वो गरनी जैसी होती है, वो जो फनल होती है, जो हम लोग ऑयल निकालने के लिए गरनी ने उपयोग कर लिया चाहे આપણે, इसको फनल बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें से ऊपर ऊपर का मुंह जितना बड़ा होगा, नीचे ऑयल जितना ऑयल ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हमें एक्टिव इनकम अगर हमारी बड़ी होगी, अगर 50,000 आप ऐसा उसमें से कमा रहे हो, सर्विस से 50,000 आप रिटेलिंग से कमा रहे हो, 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो तो नीचे सेविंग भी 30-40 हजार निकलेगा। अब कमाई तुम 20,000 रहे हो, तो क्या निकलेगा उसमें से, है ना? क्योंकि जो गरनी होती है, जो फनल होती है, उसका मुंह नीचे से पतला होता है ना? एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन टू मेक बिग मनी। मुझे लग रहा है कि एसआईपी सबसे अच्छा रिटर्न देता है। एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, इन चक्करों से बेटर रिटर्न देता है। लेकिन कम से कम 5 साल पैसा यूज नहीं करना है, क्या ये सोच के साथ आइए। अब आपने सिक्योरिटी फंड रखा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस रखा नहीं है, घर में कोई मुसीबत आ गई, क्या करेगा पता है? 2 साल रुपया, 2 साल एसआईपी किया, तीसरे साल पैसा उठा लेगा वो। आपको जान के ताज्जुब होगा, 100 लोग एसआईपी शुरू करते हैं, 1% लोग 5-10 साल पूरा करते हैं। और एसआईपी की असली ताकत 10 साल के बाद शुरू होती है, 10 ईयर के बाद। तो इसलिए बीच में वो जो मैंने आपको बताया कि ये होना चाहिए, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रिटेलिंग मोस्ट पावरफुल एज यू आर गेटिंग रिटेलिंग मोस्ट पावर, मतलब रिटेलिंग करना सबसे अच्छा है, क्योंकि 25,000 की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और 25,000 इन्वेस्ट करके मैं 25,000 कमा रही हूँ, तो भाई साहब 100% रिटर्न हुआ। साल का 1,200% रिटर्न कौन देगा आपको? तो मैं तो, अगर मेरे पास ऑप्शन होगा कि अगर मेरे पास जगह है, मैं स्टक हो गया हूँ, मेरा एक लिमिट आ गया तो बात अलग है, लेकिन जगह है, स्टक नहीं हुआ हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के कारण मेरे सेल्स रुक रही है, तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट मैं माल में करूंगा, रिटेलिंग में करूंगा, वहां से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। कि 50,000 तो मैं बेच ही सकती हूँ सर, तो 50,000 का तो कम से कम यहाँ इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि 50,000 इन्वेस्ट करके 50,000 महीने का मिल रहा है, साल का कितना हो गया? मतलब 50,000 लगा के 50,000 आ रहे, तो 100% रिटर्न हो गया, ब्याज 100%, 1,200% ब्याज हुई साल की। और बैंक कितना देता है? 6%। कहाँ 6 और कहाँ 1,200? कितनी रफ्तार से हम पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितनी रफ्तार से। रोम वॉज ए नॉट ए बिल्डिंग है, कि रोम कभी रातों रात, रात में, एक रात में डेवलप नहीं हुआ है। योर फिलोसॉफी अबाउट मनी शुड बी पॉजिटिव, कि आप पैसों के प्रति अपनी पॉजिटिव फिलोसॉफी होनी चाहिए। आज मैं 7-8 बजे तक खींच लेता हूँ, बढ़िया टॉपिक है, आपको काम में आएगा। कि आपकी, अगर पैसों के प्रति मेरे मन में नेगेटिव विचार है कि पैसा सब पाप का मूल है, पैसा कमाने के लिए पाप करना पड़ता है, जब ऐसी ऐसी गंदी सोच तुम लक्ष्मी के लिए रखोगे, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर क्यों आएगी? तुम्हारी तो सोच ही गलत है। देखना, बड़े बड़े सेठ लोग पिक्चरों में हमने देखा है, वो लक्ष्मी की पूजा करता है, तिजोरी की पूजा करता है, वो इतने इज्जत देता है, वो वहां रुक जाती है, लक्ष्मी की इज्जत नहीं। तुम सोच ही गलत हो कि अमीर बनने के लिए मुझे गलत काम करना पड़ेगा, वो तो सब जो कमा रहे हो सब लुच्चे लफंगे लोग हैं। क्योंकि अमीर लोगों को कभी भी पिक्चरों में अच्छा आदमी दिखाया नहीं है। जो भी अमीर हुआ, अमरीश पुरी अमीर होता है, डैनी अमीर अमीर होता है, हीरो हमेशा गरीब ही रहता है पिक्चरों में। हमने कभी अमीर देखा ही नहीं ना, अमीर 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 आदमी को अच्छे बन के दिखाया नहीं कभी भी। बहुत कम पिक्चरें होंगी जिसमें अमीरी को अच्छा दिखाया हो, है ना? कैन यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस लाइक कासा थाली? मैंने बताया कि कासा थाली जैसा कोई भी एक इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई तुरंत जंप मारती है तुम्हारी इनकम, एक्टिव इनकम, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए। गिव रिवार्ड टू योर सेल्फ, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। जब कोई अच्छा खाना, आप अच्छे अपने को भी रिवार्ड देना चाहिए। कैसे? अच्छे कपड़े लेके आइए, होटल में खाना खाने के लिए जाइए, पिकनिक पे चले जाइए, खुद को इज्जत दीजिए कुछ दे के भी। ठीक है, पुअर, इससे आपको और कमाने की इच्छा होगी। पुअर डिमांड द मनी ऑन टाइम, बट रिच डिमांड द मनी ऑन फिनिश ऑफ द वर्क। गरीब और अमीर की सोच में ये फर्क है, कि गरीब कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया, मुझे अभी पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए। अमीर कहता है मेरा प्रोजेक्ट खत्म होगा तब पैसा मिलेगा। एक बिल्डर का प्रोजेक्ट होता है 5 साल 10 साल की बिल्डिंग, 10 साल के बाद पैसा कमाता है वो, कि मेरा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तब मैं पैसा कमाऊंगा। एक मजदूर को आप खड्डा खोदवा दिए, उसको शाम को पैसा चाहिए, उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि कल आके ले जाना, मुझे साहब खड्डा खोद दिया, मुझे पैसा अभी चाहिए, बात खत्म। इसलिए कहते हैं कि पुअर डिमांड मनी वन टाइम। जब तक तुम्हारी सोच
ये है कि मैं अभी काम करूं, अभी पैसा चाहिए, तो गरीब सोच है तुम्हारी, क्योंकि अमीर दाव खेलता है, और दाव में चाहिए पेशेंस, कि पुअर डिमांड द मनी ऑन टाइम, रिच डिमांड द मनी ऑन द फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट और फिनिश ऑफ द वर्क। यस, बहुत अच्छा। मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन देर आर 34। यस, थैंक यू सो मच। अब इसके ऊपर किसी को कुछ बात करनी है तो अपन करते हैं, कुछ जानना हो तो चर्चा करते हैं। हाँ, माइक खुलना है। ये हुई ना बात, अब खुल जाएगा। अब आपका जुबान का ताला खोल दिया है, अब बोल सकते जी। थैंक यू सो मच सर। और आज तो जो मैंने बोला है सही रहा, शानदार, दमदार, जानदार। पैसा कैसे कमाना है, उस पैसे को कैसे लगाना है, और दिमाग का ताला कैसे खोलना है, वो चाबी आज आपने दे दी। और मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि अमीरी मत दिखाओ, अमीर बन के दिखाओ। हाँ, वो लाइन बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अभी तक ऑक्सी9 ने सब कुछ सिखाया था, ये बाकी रह गया था तो ये भी हमने सीख लिया। आजकल देखा है मार्केट में कि लोग इसके सेमिनार कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, तो ये हमें फ्री में सीखने को मिल रहे हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें मॉर्निंग स्कूल की वैल्यू होनी चाहिए, कि आप देखो ये देखोगे मेरा तो। स्वार्थ है, ये मेरा हाँ, स्वार्थ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे और साथ जो भी काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ अगर वो, मिलता है। हाँ उनको मतलब कि अगर वो कमाएंगे तो मेरे साथ ज्यादा समय रहेंगे, कम कमाएंगे तो कहीं ना कहीं छूटने वाले हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ कि आप पैसा कमाओ, कमाएंगे तो हम यस, साथ में रह सर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, यस। सही में तो पहले पैसे कमाए थे, पर ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था, तो काफी सारी गलतियां हो गई है। तो अब पता चलता है कि हमने सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आज आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन तो बहुत ही जोरदार रहा। आपने बोला कि दिखावा कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, दिखावा मत करो लाइफ में, जैसे लाइफ जीते हो वैसे जियो। थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो कुछ मेरे लोग पास ऐसे कैसे दिखावा मैं कर मेरे लेते पास हैं। जो इनकम है उसके हिसाब से जीऊंगा, बस। हाँ मेरे पास पैसे कम है, मैं वड़ा पाव खाऊंगा। आज पैसे है तो बर्गर खाऊंगा, लेकिन वो सब लोग बर्गर खा रहा है इसलिए मैं बर्गर जाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने हाँ। हिसाब से चलूंगा। वीडियो भी तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरा प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारी समस्या है। मतलब डोंट सू द रिच बट बी रिच। यस। હેલો જોલી મેડમ, જો હવે બીજલ મેડમ બી ભેદભાવ કરવા લાગ્યા. हाँ। કાલે હતા પણ કાલે નહીં બોલ્યા, લાસ્ટ મંડે પણ હતા પણ નહીં બોલ્યા. ચાલો કઈ વાંધો નહીં. એકચ્યુઅલી હોઉં છું તો હું ખરી, બટ શૂટનો ટાઈમ મારો મોર્નિંગનો અર્લી મોર્નિંગનો હોય છે, તો ફોન અલાઉડ નથી હોતો, તો ખાલી સાંભળી શકું છું, બોલી નથી શકતી ત્યાં. ખાલી મિતેશ શર્મા જ બોલી શકાય છે. ના ના એવું નથી સર. ચાલો કઈ નહીં. જો મિતેશ સરની આજે મને એક વાત બહુ સરસ લાગી કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇન્સ્યોરન્સ એ બંને અલગ જ રાખવાનું. અને સૌથી મોટી ભૂલ જ અહીંયા થઈ જાય છે, ઇવન મારથી પણ થઈ ગયેલી. જ્યારે સોહમનો જન્મ થયો હતો આ ત્યારે બધી મેં મેં એક મારી જ એવી, ભૂલો કીધી છે અલ્પેશ। હા, મેં એવી જ ભૂલ થઈ ગઈ સર મારાથી કે હા, મેં સોહમના જન્મ વખતે પૈસા સોહમ પાસે હતા ને, મતલબ જે એને આવ્યા હતા એ કાં નાખું. તમારા ફ્રેન્ડે મને એવી જ સલાહ આપી કે શાંતિથી કશી મગજમારી કરવા કરતા લમસમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નાખી દે, એને ભવિષ્યને જેમ જેમ તારી પાસે આવે તેમ નાખ્યા કરજે. મેં વળી પોલિસી લઈ લીધી, અને એવી પોલિસી લીધી જે મારી 4 કે 5 વર્ષ જ કન્ટિન્યુ થઈ, અને પછી મારે નહીં થવું પડ્યું. તો મારે એ ભરેલા પૈસામાંથી બી 30-40% ઓછા થઈને મારી પાસે પૈસા આવ્યા. કારણ કે થોડાક સમય પહેલા કઈ અમુક ક્રાઇસિસ થઈ ગયા હતા, એટલે પછી કન્ટિન્યુ નહોતી થઈ. એટલે એ સમયે જો મેં આવું વિચાર્યું હોત ને કે ખાલી એના પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે રાખતા, ઇન્સ્યોરન્સ તો ઓલરેડી હતો જ, પણ હવે એટલે આ બહુ સારું છે કે ભાઈ તમારો પર્પસ પહેલા ક્લિયર કરો કે તમારે આ પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે વાપરવા છે કે આ પૈસાનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવો છે. અને ઇન્સ્યોરન્સ લેવા માટે સૌથી માથાકૂટ કરવા વગર સારી કંપનીનો મેડિક્લેમ લઈ લેવાનો અને એક ટર્મ પ્લાન લઈ લેવાનો, એટલે એ પિક્ચર પૂરું જ થઈ જાય. પછી એ બાજુ આપણે, જોવાનું જ નહીં, જીવનભર કોઈનું સાંભળવાનું જ નહીં। મારે હા પાસે મેડિકલ થઈ ગયો, ઇન્સ્યોરન્સ, ઇન્સ્યોરન્સ હા શબ્દ જ નહીં સાંભળવાનું, કાન બંધ। હા,
બસ એક સારી કંપનીનો વ્યવસ્થિત તમને એવું લાગે ને તો 20 લાખ 25 લાખ સુધી તો બહુ ઇનફ છે. અને અત્યારે તો 50 લાખ સુધીના ઇન્સ્યોરન્સ ઇવન ટોપઅપ વાળા આવી ગયા છે, એ હા લઈ લેવાના, ભલે 5,000 વધારે જાય, એનું કોઈ વાંધો નહીં. ને પછી આંખ બંધ કરીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં નાખ્યા કરવાના. એ તમે કોઈ સારા વ્યક્તિ સલાહ આપશે, પછી પણ માન આ લો એક તમે બહુ સારી. જીવનમાં આગળ વધો ને તમારી રિસ્ક ફેક્ટર 1 કરોડની જગ્યાએ 3 કરોડ થઈ ગયો તો તમે નવો મેડિક્લેમ નવો ટર્મ પ્લાન લઈ જ શકો છો, એમાં તમે એડ ઓન હા કરી જ શકો છો. બરાબર. ચાલો, ચલો સરસ સર, બહુ ફાઇન હતું અને બહુ જ મજા આવી. મને પણ આજે નવું શીખવા મળ્યું. થેન્ક યુ સર. હા, ચાલો हाँ, બીજલ મેડમ, सर મેં યાદ मैडम રાખી કે આવતા મંડે. ચાલો. श्योर श्योर सर। હમ. सरलिका मैडम बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी બેન એકદમ પ્રજાપતિના બોલના है बस ગ્રુપમાં हमको, બોલો છો, यार बोलिए શાલિકાબેન मैडम. પ્રજાપતિ. મને આજનું સેશન બહુ જ ગમ્યું. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરી છે ને એના માટે મને બહુ જ ગમ્યું. चलिए धन्यवाद. अजय ધન્યવાદ वाघेला, સર. आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए. मितेश सर ने आज ने जो टॉपिक लिया है बहुत अच्छा लिया है। कई बार क्या होता है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें से जो इनकम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इनकम आ रही है लेकिन वो खर्च कहाँ हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। बाद में जो सोचते हैं कि भाई हमें पैसा इतना कमाया है, लेकिन पैसे तो हमारे पास अभी है ही नहीं। तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था। और उसने जो दो माइंड सेट के बारे में बताया हमको, रिच माइंड सेट और पोअर माइंड सेट, तो उस दोनों में क्या क्या फर्क है वो भी हमको जानना है कि भाई जो गरीब लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं और अमीर लोग क्या सोचते हैं। तो हमको ये देखना है कि हम सोच रहे हैं गरीब, हम अभी हमारा हमारा माइंड सिक्योरिटी. सेट है क्या गरीब की तरह है या अमीर की तरह है, वो भी हमको रखना है। और हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं और कहाँ से कमा रहे हैं, वो भी बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। और दूसरी बात कि जो लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम अमीर है अमीर है, इनसे ज्यादा है कि हम अमीर होके बताए उनको कि हम अमीर है, दिखाना नहीं है किसी को। वो बात भी बहुत दिखाने ही, आज के का चक्कर टॉपिक में तुम बहुत कभी नहीं बहुत बन पाओगे. जबरदस्त था। इनमें से कितनी बात तो मेरे को भी अभी जानना पड़ेगा कि मैं अभी मेरा माइंडसेट कैसा है वो भी मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात की आज मितेश सर ने, बहुत बढ़िया। और ये वीडियो हमारा चैनल पे भी आ जाएगा. इस वीडियो को बार बार देखो, कम से कम 10 बार देखो, कम से कम, क्योंकि मुझे 40 मिनट में कवर करना था. तो कई बात मुझे वो एक डायलॉग बोल हाँ, के आपने मैंने खत्म कर दिया. कई कई जगह पे वो गैप बाउंस ले लिया। अभी मैंने चेक करा था 21 के बाद 24, 24 के बाद 27 मैं देख रहा था मेन मेन पॉइंट आपने लिए हुए बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे को ये वीडियो भेजना अभी तो मैं देखूंगा, बार बार देखूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत जानना है सभी को लिए। क्योंकि ये हमारे बिजनेस बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उसमें हमको ये भी पता कि लोन ले रहे हैं तो लोन के बिजनेस के लिए ले रहे हैं या खुद के खर्चे के लिए ले रहे हैं, क्या मोबाइल के लिए ले रहे हैं, फ्रिज के लिए ले रहे हैं। तो वो जो बेड जो एक्सपेंस है वो बेड है, तो हमको गुड एक्सपेंस करके क्या करना है वो भी जानना चाहिए। जैसे कि हम लोन लेके कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि जैसे उनमें से इनकम होगी, तो वो भी बहुत बढ़िया है। वो भी आपने टॉपिक बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक। देखो उसमें जैसे मेरा धंधा चल रहा है, अब मुझे पैसों के लिए मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा है, मेरा टर्नओवर 1 लाख का है. अगर मैं लोन ले लूंगा तो मेरा टर्नओवर 5 लाख का हो जाएगा और मुझे हर महीने 25,000 की कमाई हो रही है, तो लोन ले ले. पैसों के लिए तेरा धंधा रुक रहा है और पैसा आने से तेरा धंधा बढ़ने वाला है. और तुझे ये भी पता है कि कितना बढ़ सकता है, मतलब कैलकुलेशन पूरा समझ होना चाहिए कि 10 लाख का लोन लिया तो ये 10 लाख का लोन मैं 5 साल रखूंगा, लेकिन 10 लाख का लोन का इस्तेमाल करके मैं 1 करोड़ बना दूंगा. तो लोन ले. किसी ने ऑफर कर दिया, मन में आ गया, सरकार ने बोल दिया, उसके पास फालतू का पैसा पड़ा है और तूने ले लिया, तो तेरी मौत हो जाएगी. तेरा सब एकदम फाइनेंस एकदम खराब हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा. और यही क्रेडिट कार्ड का भी हाल है. क्रेडिट कार्ड वाले यही से तो फंसाते हैं आम जनता को. एक फैसिलिटी देते हैं कि बाद में तुम दे देना छोटा छोटा, बाद में वो दे ही नहीं पाता है और इतना ब्याज चढ़ता है भाई साहब, 4-4 टका 10-10 टका ब्याज चढ़ जाता है धड़ाधड़. तो मैं तो बोलता हूँ वो आदत ही मत डालो. 38% सर, 38%. फिर गुड मॉर्निंग तो सर। जी बोलिए जी. जी सर, गुड मॉर्निंग। आपने सर बहुत अच्छा आज बताया फाइनेंस के बारे में। जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के बाद जो भी हमारी इनकम होती है हाँ. हमें उसको कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करना है। खास हम्म. करके यदि हम लोन लेते हैं तो लोन केवल हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहिए, ना कि गाड़ी लेना है या फिर कहीं अपने शौक को पूरा करने के लिए। आज आपने बहुत अच्छा बताया सर, क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं। थैंक यू सर। चलिए हेलो. धन्यवाद. यस. कौन बोल रहा है? हेलो. हाँ जी, वसंती मैडम. यस. हाँ सर, आज थैंक यू सो मच सर.
આજે તમે જે બી શબ્દ બોલ્યા છે ને એક શબ્દ ધ્યાનમાં લેવા જેવી હતી અને હું રસોઈ કરતા કરતા શાંતિથી બેસી ગઈ સાંભળવા કે જે બી તમે કહ્યું છે ને બધું જ બરાબર છે. હું 13-14 વર્ષથી બ્યુટિશિયન ફિલ્ડમાં હતી પણ જે મને બ્યુટિશિયનમાં ના મળ્યું ને એ 2025 તો મારું ઘર બનાવી ગઈ, મારી લાઈફ બનાવી ગઈ સર. ઓક્સીનાઇન. હા, મહેનત તો કરવાની છે, બેઠા બેઠા તો પૈસા કોઈને આવવાના નહીં. હા, તમે જે બી કહ્યું ને કે આપણા બિઝનેસ એકાઉન્ટ જુદું બનાવો, એ બી વાત 100%ની છે. પણ જો એમાંથી જ આપણે રોટેટ કર્યા કરીશું ને તો બિઝનેસ આપણને આગળ લાવશે. પણ જો એ આવ્યું, ચલો હવે 500 આયા તો 5,000 ની ખરીદી કરી નાખો, એવા વિચાર તો કરવાના જ નહીં સર. 100% તમે સાચી બધી વાત કરી છે. અને જે અમીબેને કહ્યું ને કે બિઝનેસ સલૂન ડેવલપમેન્ટ માટે ફીસ છે, તો અહીંયા તો આપણને ફ્રીમાં નોલેજ મળે છે. તો જો 1 કલાક આપણી માટે ના આપે ને તો સર જીવવું જ બેકાર છે સર. થેન્ક યુ સો મચ સર. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देखो और ये सर की ये बात भी हाँ, बहुत अच्छी थी कि आप मतलब जो परचेज करते हो उससे जो इनकम अर्न होती है उसको दोबारा परचेज करने के लिए अलग रखो, उसी टाइम पे खर्च मत कर दो कि दूसरी बार माल सामान लेने के लिए आपके पास, प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास पैसे ना हो। वो सिर्फ मैं ऑक्सीजन के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो सबके हर लिए चीज अपने के, धंधे हाँ, को। हर हम सलून चलाते हैं हाँ ना तो उसमें हर चीज हमें परचेज करनी पड़ती है, तो हाँ सलून से जो चीज आती है उसका हाँ अलग निकाल दो। जो प्रोडक्ट ने आपने प्रोडक्ट को जो बाय किया है, क्योंकि प्रोडक्ट जो सेल करोगे तो बीच में आपको जो मार्जिन मिलने वाला है वो तो आपकी बचत सेविंग है ही है, तो उसी में सब चलाओ। लेकिन जो मेन है जो परचेज करने की इनकम, उसको तो साइड पे ही रखो दूसरी, क्योंकि अगले महीने वही उसी में से लेना है। जी। और कोई मन में सवाल? सर देखो, गुड ये मॉर्निंग। वीडियो देखने के बाद भी, ये वीडियो देखने के बाद भी चैनल पे तो रखूंगा, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को मन में कुछ रह गया, पूछना चाहते हैं पर्सनली भी, तो पूछ सकता है। जो मेरे पास नॉलेज है, आई विल शेयर विथ यू। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आई एम द मास्टर इन दिस। मैं मास्टर नहीं हूँ। जितना मैं आज भी सीख रहा हूँ, और आज भी शायद मुझे लग रहा है कि फाइनेंस का मेरे को 1% ही आता होगा, शायद 1% भी ज्यादा बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा दुनिया है ये, बहुत बड़ी दुनिया है। बट आई लव टू अर्न मनी। ये मेरा शौक है, तो मैं स्टडी करता रहता हूँ। दूसरा, आपको कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो अभी। सर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। ठीक है श्रद्धा, आप बता दीजिए। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज आपने जो बताया कि एक्टिव और पैसिव इनकम, मैं उससे सहमत हूँ सर। आपने जो भी बताया आज बहुत शानदार रहा। और सभी लोगों के मन में तो आता है कि ऐसा ऐसा करे, पर जब आपने बताया तब पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया है सर। थैंक यू सर, बहुत और अच्छा एक बात रहा। मेरी हमेशा याद रखना, ये डायलॉग जो बोल रहा हूँ इसको जीवन का हुसूल बना देना। आपकी एक्टिव इनकम जिंदगी में कभी भी बंद हो सकती है। हाँ ये खोपड़ी में डाल देना, ये बात मेरी। चाहे तुम हाँ चाहे तुम अदानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, एक्टिव कभी भी स्टॉप हो सकती है। इसकी है। तैयारी दिमाग में रख के चलियो। हाँ, सच बात है सर। वही आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। जी। और कोई? यस सर। सर एक बात बताना चाहूंगी हिना, कि कल और आज का अगर मिक्स करें ना, तो जैसे कि आपने जो ये समझाया आज, तो अभी कल का हम मैच करते हैं कि अभी हमारा कुदरत कैसे साथ देगा। तो अभी सिर्फ वाह वाह करने से नहीं चलेगा। अभी अगस्त और जुलाई सेल का सीजन है। अभी इनकम को कहाँ डाले, कपड़े खरीद करने में या शॉपिंग करने में, या फिर बिजनेस के लिए वो पैसे को जमा रखे। अभी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है कि नहीं होता है, जो ट्रेनिंग हम लेते हैं उसका इम्प्लीमेंट अभी करने का समय आ चुका है कि कहाँ पे अपना खर्चा अभी करना है। सो सर आज का एजुकेशन दी बेस्ट रहा है। मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, अभी दोनों कल और आज का सम्मिश्रण हो जाएगा आगे का वीक में कि क्या करे पैसों का। क्योंकि अभी मुझे ऑक्सीनाइन का प्रोडक्ट लेना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। लेकिन सेल का अगर देखेंगे, फ्लायर आया, पेपर पढ़ेंगे, और 50% डिस्काउंट में अभी सेल चल रहा है, तो पैसे कहीं से भी मैनेज हो जाएंगे और शॉपिंग हो जाएगी। सो यहाँ पे देखना है, कुदरत उसी को देगी जो बोलेगा, सोचेगा, करेगा, तीनों में तालमेल है। मैंने सोचा कि मुझे ऑक्सीनाइन ही करना है और बोल रही हूँ कि पैसे नहीं है और शॉपिंग करके आती हूँ सेल में। तो सर ये चीज आज हमको सीखनी है कि कल और आज का मिश्रण फाइनेंस मैनेजमेंट सीख लिया है, इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू सर।
सही बात है हिना मैडम। जब अहमदाबाद एक्सपो में जाते हैं तो थैले भर भर के लाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और गलत जगह और गलत चीजें उठा के लाते हैं। तो सच में ये हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। यस। देखो, आप पिक्चर 3-4 साथ में देख सकते हो, हनुमान चालीसा 3 मिनट का तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। ये हमें अपनी साइकोलॉजी बदलनी है। आप बिजनेस चैनल अगर आप देखोगे, बिजनेस चैनल आप आधे घंटे से ऊपर नहीं देख पाओगे, पागल हो जाओगे। लेकिन एंटरटेनमेंट का चैनल पूरा दिन हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, लेकिन जहां से पैसे कैसे कमाए, अगर ये लेक्चर सुनना हो ना तो बोरिंग लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मजा नहीं है। लेकिन आप उसके अलावा सब काम में मजा आता है। याद रखो, मजा आया नहीं है बात नहीं है, बात पैसा कमाने का है। तो हमको करना है, चाहे मजा आवे कि ना आवे, माल आना चाहिए। यस। और कोई? બરોડાથી વર્ષાબેન છે, વર્ષાબેન બોલો. ગુડ મોર્નિંગ સર, ગુડ મોર્નિંગ યસ યસ, એવરીવન. મોર્નિંગ. સર, આજે સેકન્ડ ડે છે મારો મોર્નિંગ સ્કૂલનો, પણ સાચે કહું મને આમ બહુ જ મજા આવી અને ઘણું બધું મને શીખવા મળ્યું, જાણવા મળ્યું. ઘરે હોઉં તો ઊંઘી જ રહેતા હોઈએ છે, કોઈ એટલું એક્ટિવિટી નહીં, ઘરે ઉઠ્યા કામ કર્યું, પાછા આપણા જે કામ છે રૂટીન કામ. પણ આના લીધે બહુ માઇન્ડમાં આમ બધું શીખવા મળ્યું છે. જે ઇન્સ્યોરન્સનું વાત કરી તમે, જે તમે બેલેન્સ કરવાની વાત કરી, એ બધી ઘણી સારી સમજ પાડી તમે. થેન્ક યુ સો મચ. चलिए, बहुत बढ़िया। ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ, इसको बार बार देखते रहना जी। और कोई कौन है? गुड मॉर्निंग एवरीबडी। जी भूपेंद्र सर, बोलिए बोलिए सर। अच्छा, અત્યાર સુધી આપણે જે સાંભળતા હતા એ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ માટે, અને હવે તમે જે સમજાવ્યું છે કે ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ, તો ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, બહુ જ સરસ એકદમ જોરદાર સેશન તમે આજે લીધું છે કે જ્યાં જ્યાં લોકો વધારે મુશ્કેલીમાં મુકાતા હતા, ક્યાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવતા હતા, કેવી રીતે લોન લેવી છે, કેવી રીતે ઇન્સ્યોરન્સ લેવો છે, કેવી રીતે તમારે રોકાણ કરવાનું છે, કેવી રીતે એસઆઈપી માં જવાનું છે, એ બધું જ સમજાવે તમે બહુ બેસ્ટ રીતે. અને રોબર્ટ કિયોસાકીની જે બુકની વાત કરી છે એ પણ બહુ સરસ. એનાથી એ પણ ઘણા લોકોની અંદર એ જાગૃતિ પણ આવી જશે કે કેવી રીતે મારે ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટમાં આગળ વધી શકાય ને હું કેવી રીતે આની અંદર રીચ બની શકીશ. બીજું સાથે સાથે એક્ટિવ ઇન્કમ અને પેસિવ ઇન્કમ માટેની જે વાત કરી છે, તો એક્ટિવ ઇન્કમ માટેનું એવી વાત છે કે એક્ટિવ ઇન્કમ આપણે જે રીતે રેગ્યુલર આપણે ઇન્કમ કરીએ છીએ, આપણું જે કામ છે એ રેગ્યુલર એક્ટિવ ઇન્કમ છે. તો એક્ટિવ ઇન્કમ ની અંદર આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે આપણે પહેલા જ સમજાવ્યું છે કે ભાઈ જિંદગી ભર તમે કામ કરશો તો માત્ર ને માત્ર તમે જિંદગીની અંદર એકાદ કદાચ મકાન બનાવી શકશો અને કદાચ તમારા પોતાના જે પણ નાના મોટા પ્રસંગો હશે એને પાર પાડી શકશો, પણ એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ તમે કશું એક સ્થાયી કરી શકશો નહીં. તો એ પેસિવ ઇન્કમ છે એ બહુ સરસ અને બહુ જ જાણવા મળ્યું જે ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટની અંદર. અને બધાને ખૂબ જ આનંદ આવ્યો હશે અને બધાને ખૂબ ખૂબ મજા આવી હશે કે આની અંદર આપણે કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ. થેન્ક યુ. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सर अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, शायद वो ही बताएंगे। आई थिंक अहमदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। सलून इंडस्ट्री में अहमदाबाद एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट है करंट राइट नाउ, और हिना मैडम की टीम से है। यस। और कोई विकासी बोलना है कुछ? बोल दे, तो नहीं तो बटन दबा देता हूँ। हाँ सर, मुझे ये बोलना है कि ये फाइनेंस वाला जो आपने बोला, और वो मेरा जो आपने बोला कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, तो मेरा जब मैं जॉब करती थी, सेल्स में थी मैं, जैसे शहनाज हुसैन, लैक्मे, लॉरियल, वैसे मैं मॉल में जॉब करती थी। और तब मेरा सैलरी भी अच्छा था, उस पर इंसेंटिव भी हमारा अच्छा आता है, और 6 महीने तो इंसेंटिव अच्छा रहता ही है, आपको वैसे पता ही होगा। तो तब ऐसा था कि चलो भी अच्छा है अच्छा है, लेकिन जब इंश्योरेंस नहीं था, सडनली एक्सीडेंट हुआ, तो पूरा इनकम बंद हो गया। तो वो मतलब एक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे शोभना बहन के सैलून पे, तब अपने एसआईपी की बात की, तब तक मैंने एसआईपी का काफी सुना था, बट तब से मैंने मतलब 2-4 महीने से मैंने स्टार्ट भी किया है अभी एसआईपी का। तो वो मतलब एक है कि चलो
अच्छा प्लान, मतलब इतना बड़ा भी अमाउंट छोटे से एक स्टार्ट किया है, तो ये यहाँ मतलब कुछ सीखने की मिला, क्योंकि ऐसा लेसन हम कभी नहीं, हमारा मेरा सर्कल भी ऐसा नहीं कि इतना नॉलेज पैसा आता है, अर्न भी करती हूँ ऐसा नहीं, बट कभी इतना अवेयरनेस नहीं होता है। तो ये ऑक्सी9 से बहुत अच्छा ये सीखने को मिला, क्योंकि ये नॉलेज के अभाव के कारण ही मेरा, क्योंकि समझ नहीं था ये सब चीजों का। पैसे तो आते हैं बट नॉलेज ना होने के कारण भी आपको काफी कुछ बहुत सफर करना पड़ता है। तो ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा, और कभी आपसे अगर जब मिलना हो तो और भी समझेंगे कि अभी और आगे भी क्या प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर्स के लिए। देखो, थैंक पहला यू। स्टेप है पैसे कहाँ लगाना चाहिए, वो तो हम एक सेशन पूरा दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन फटाफट 50,000 रुपया इनकम सेट कर दो, यस, एक्टिव इनकम बढ़ा लो। मेरा 1 लाख का प्लान है। हाँ, अभी क्योंकि हाँ ताकि उसमें से 1 लाख में 50 घर में चला गया, 50 बच गया, उस 50 को हम सही जगह पे पार्क करेंगे तो 5 साल में रिटायर हो जाओगे, सिर्फ 5 साल में, गेम ओवर। yes। ठीक है, चलिए फिर 8:12 हो चुकी है, बटन दबा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज तो पारा 81 तक चला गया था। जो भी नए लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आते रहिए और नए भक्तों को लाते रहिए, यस, और थैंक नए यू। और नए स्पीकर भी आते रहिए। आप में से भी कोई आदमी, अभी भूपेंद्र सर भी तैयारी कर रहे हैं, वाघेला सर भी रेडी हो रहे हैं, अजय सर भी आने, हिना मैडम भी हैं, तो अभी अमी मैडम भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो और भी जैसे अपना डाकोर से जो मैडम थी अभी, श्रद्धा पटेल, वो भी अपना एक सेशन रेडी करे और 40 मिनट का लेक्चर लेके आए। अपना कागज पे पॉइंट्स लिख लो क्या बोलना है, फिर आइए मॉर्निंग में और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, चलिए। थैंक यू एवरीवन फॉर विशिंग माय बर्थडे। थैंक यू सो मच। और आज ओ, अच्छा इतना टॉपिक मस्त हो गया कि मेरी तो आपका बर्थडे बर्थडे आज? गई। अमी बहन का बर्थडे है आज। ओ, Thank मैनी you, मैनी हैप्पी sir। रिटर्न ऑफ द डे, और हैप्पी बर्थडे मैडम, मैं हैप्पी ये बर्थडे। बता दूं कि अम्मी बहन का बर्थडे है आज, और कल हमारे ग्रेट गुरु का भी बर्थडे है। क्या बात है अमी बहन, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू सर। इतना जियो, इतना जियो, पृथ्वी पे अकेले रह जाओ, इतना जियो। ओ माय गॉड। देखो देखो सर, हैप्पी आप बर्थडे अभी मैम। ચાલો, અને એડવાન્સમાં મિતેશજીને હેપી બર્થડે. चलिए, थैंक धन्यवाद, यू, थैंक यू। ચાલો, કાલે મળીએ.